हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो कि आपका चैप्टर है, शायद 11th क्लास का है, और इसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। इस अगर आपका एग्ज़ाम कल है या परसों है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले हैं। मान लो क्वेश्चन यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, तो इतना इनफ है, आप अपने क्वेश्चन पेपर में ये लिख सकते हो। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी अन्य यूट्यूब वीडियोस की तरह, जो 2.5 घंटे की बनी हुई है, 3 घंटे की बनी हुई है, या फिर एनिमेटेड वीडियो जो कि कोई रिटर्न में नोट्स नहीं है। चलो समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर चलने वाली एक ऐसी बॉडी है जो कि किसी भी राज्य को, स्टेट मतलब कोई भी राज्य हो गया, जैसे भारत एक राज्य है पूरा संपूर्ण। ठीक है। अब जो भारत जैसे जो राज्य है, राज्य कह लो या देश कह लो, स्टेट मतलब एक पार्टिकुलर कंट्री को ही बोलते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में। तो अब कोई राज्य है तो उसको गवर्न करने के लिए एक भाई लॉ होना चाहिए, है ना, या एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिससे हर चीज़ जो है गवर्न होती हो। मान लो अब उसमें जो नागरिक हैं, नागरिक कहाँ डिफाइन होगा, या फिर जो सरकार है जो उन पे कंट्रोल करेगा, या फिर जो किसी भी तरह की लीगल इन्फोर्सेबल हो गया, समाज जो है वो कैसे चलेगा, है ना। अब एक राज्य के अंदर कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये सारा एक राज्य के अंदर होता है। तो अब ये पूरा ऐसा है ना, मैसअप हो जाता है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए एक रिटर्न में जो कि डिफाइंड हो। तो हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये पढ़ लो, इतना इजी है। और जो मैंने आपको बताया इसको इंग्लिश में बता देना अपने एग्जाम में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब डायरेक्ट हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया था एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब हमारा जो एक संविधान था वो कब इफेक्ट में आया था? 1950 में। ऐसा नहीं है कि 1949 में नहीं आया था। 26 नवंबर में कुछ प्रोविजंस जो थे इसके इफेक्ट उस समय आ गए थे, और पूरी तरह से जो था वो 26 जनवरी 1950 में आया था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बी आर अम्बेडकर द्वारा हेडेड थी। ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जुरिडिक्शन और बात कर लेते हैं। जैसे ये रेटिफाइड आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। डेट इफेक्टिव ऑन मतलब कब इफेक्ट में आया था पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950 को आया था। सिस्टम हमारा जो है फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है ना। ब्रांचेस जो है हमारे जो हैं, एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेचर में है, जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव आपको पता है जो लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेचर वो जो जो जहाँ पर हमारे लॉज बनते हैं, जुडिशरी जो इन पर नज़र रखती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ठीक है, कि किसी नागरिक का राइट तो ना वोलेट नहीं हो रहा ना। हेड ऑफ स्टेट आपको पता है कि प्रेसिडेंट हैं। जुडिशरी है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब हेड ऑफ स्टेट का एक बार मैं बता देता हूँ। इन्हें नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। आपको पता है कि हम भारत देश में रहते हैं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की ज़्यादा चलती है, जो कि कंसिस्ट विद द देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो प्रेसिडेंट इनका नॉमिनल और ऑफिशियल हेड होते हैं। ठीक है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, अराउंड 15 से 20, मतलब 15 से 20 नहीं, 10-15 पॉइंट हैं, बहुत ईजी हैं। अब इन्हें समझ लो, आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है। अब वाई डू वी नीड, एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर कई तरह के भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। द ग्रुप इंक्लूड पीपल विद वेरियस रिलीजियस बिलीफ, प्रोफेशन, एबिलिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना। गरीब, रिच पीपल हो गए, दूसरे धर्म के, कोई मान लो कोई कूड़ा उठाने वाला काम कर रहा है, या फिर कोई एक अच्छी नौकरी कर रहा है, या फिर कोई एक बुरी नौकरी, मतलब बुरी तो कोई नौकरी नहीं होती, सॉरी। तो इन सबको ना राइट मिलने चाहिए, है ना। समाज अपने हिसाब से, जो ऊपर का जो समाज होता है वो अपने हिसाब से कोई भी नीचे की नौकरी को बुरी बता देता है। ठीक है। इस सेंस में मैं बोलना चाहता था। अब इन्वेटिबल डिस्प्यूट्स हो गया, कोई सी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ओवर होता है, जैसे ओनरशिप हो गया आपका। अब ये इन्वेटिबल डिस्प्यूट्स क्या है कि मान लो भाई कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप है, मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, ज़मीन विवाद हो गया, या एजुकेशन पॉलिसीज़ हो गई, रिसोर्स एलोकेशन एंड इन्वेटिबल हो गया। अब एजुकेशन पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने, तो इन सब से रिलेटेड डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे अभी आपको पता है कि नेट, यूजीसी नेट का, नीट का, इन सब का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब बंदा कहाँ मूव हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक जुडिशरी का पार्ट है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही थ्रू हम हो रहे हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि किसी का भी वोलेट राइट्स होंगे, तो राइट्स वोलेट होंगे तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नीड फॉर द पीसफुल कॉन्सिस्टेंस, कोई एक्सिस्टेंस। अब ये क्या है? हम एक राज्य में रहते हैं, जब दुनिया भर के उसमें अलग अलग बिलीव्स के लोग रहते हैं, है ना, तो शांति से रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बीच में
ये शांति का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना। पब्लिक नॉलेज जो है, दिस रूल मस्ट बी पब्लिकली नोन टू द एंश्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ देम, मतलब पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कानून बने हुए हैं, वो रूल्स जो बने हुए हैं, वो जो है लेजिस्लेचर द्वारा बने गए हैं, वो इन्फोर्सिबल होने चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी भी श्योरिटी दिलवाता है, लीगल इंश्योरेंस दिलाता है कि इन्फोर्सिबल रूल रिज्योर रीअश्योर इंडिविजुअल दैट अदर विल फॉलो देम प्रोमोटिंग अडेरेंस, ठीक है। लीगल आपको बहुत कानूनी जो है आपको प्रोवाइड हैं। एलोकेशंस ऑफ पावर हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक बॉडी के पास सबसे ज़्यादा पावर है और वो अपना डिक्टेटरशिप चला रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है, जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव पे लगा हुआ है लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर पे लगा हुआ है जुडिशरी का, तो इन सब पे चेक एंड बैलेंस है। एलोकेशन ऑफ पावर बटी हुई हैं, इसी वजह से हमें फेडरलिज्म बोला जाता है ना। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम द अथॉरिटी टिपिकल रेस्ट विद द पीपल्स, है ना, कि हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर लीडर बन रहा है हमारा, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव किस बेस पर होगा? जब हम उन्हें वोट देंगे, है ना। एंश्योरिंग फेयरनेस हो गया, एक अच्छा फेयर डिसीजन के साथ किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं कि कोई अपनी आर्बिट्रेरीनेस चला रहा है ना, मनमानी चला रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एंश्योर द फेयर प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, कोई भी एक प्रोसीजर फॉलो होगा। आर्टिकल 14 है ना कि आर्टिकल 13 सॉरी बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भाई एक प्रोसीजर जो है स्टेब्लिश जो है वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में से कुछ भी उठा के बोल देता है कि नहीं ये इसको गलत ठहरा जाता है, नहीं, एक प्रोसीजर होता है, फॉलो होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का रिटर्न में। लिमिटेशन होना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट सेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेट अ लिमिट ऑन व्हाट एक्शन गवर्नमेंट कैन टेक अगेंस्ट इट्स सिटीजन। अब ऐसा है कि मान लो कि आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जैसे इंडियन सिटीजनशिप का बताता है कि भाई आर्टिकल जो है आपका ये बोलता है कि आप अब जो आपकी लेजिस्लेचर बॉडी है वो आपके सिटीजनशिप को लेकर किसी भी तरह का कानून बना सकती है ना। अब ये लिमिटेशन सेट कर दी, इसके अलावा वो कोई और कानून नहीं बना सकती है एज अ सिटीजनशिप नागरिक को लेकर, मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते। तो ये लिमिटेशन एग्जीक्यूटिव पे लगा रखा है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे, लेकिन लेजिस्लेचर गवर्नमेंट जो है बना सकती है। प्रिवेंटिंग अनजस्ट लॉ हो गया, इवन इफ अ गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू इनैक्ट लॉज, सम लॉज माइट स्टिल बी सीन अनजस्ट और अनफेयर बाय सम इंडिविजुअल और ग्रुप्स, है ना। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रिवेंट करता है अनजस्ट लॉ को। कोई भी ऐसा कोई कानून आ गया है मान लो लेजिस्लेचर द्वारा जो आपका राइट्स को हनन करे, फॉर एग्जांपल आपका एक फार्मर बिल आया था लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा, जो कि कई लोगों ने प्रोटेस्ट करा। आपको पता है कि फार्मर्स ने, पंजाब के फार्मर्स ने, हरियाणा के फार्मर्स ने, बहुत सारे कई जगह के देश के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा था। तो ये ऐसे कुछ अनजस्ट लॉज होते हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, और इन ऐसे लॉज की मनमानी जो है वो जो नागरिक की राइट्स को वायलेट करते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जीने का अधिकार होना चाहिए, कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, है ना। उनके साथ हमारे को अराउंड 14 टू हमारा आर्टिकल 14 टू 32 ऑल मतलब जो भी है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक बेस पे आपका माइनॉरिटीज़ के राइट्स हो गए हो। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट पावर अमोंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट एनी सिंगल ग्रुप ऑफ सबवर्टिंग इट। मतलब वही कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी के पास हर तरह की पावर है। जुडिशरी के पास अपनी खुद की पावर है, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। एग्जीक्यूटिव के पास जो है अपनी इम्प्लीमेंट करने की पावर है। लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर है, और अगर ये कोई मनमानी कर रहे हैं तो उनके पर जुडिशरी बैठी हुई है ना। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल आपका चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव मतलब देख रहे हो कि एक दूसरे पे डिपेंड है। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इसको ही बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रेजमेंट ऑफ पावर अमोंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। जो मैंने आपको बताया बहुत ईजी में बताया है मैंने, ठीक है। यही है बिल्कुल, आप जिस तरह मैंने बताया, अगर आपको इंग्लिश ईजिली आप बना सकते हो तो मेरी इसी लैंग्वेज में बना सकते हो, और आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। 50 आपका एक पॉइंट हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट था।
द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द नेहरू इन 1946। तो ये क्या है, ये कैसे हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आना आया कि हाँ हम पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है नेहरू जी ने मूव करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1946 में, जिसमें इसको ही 26 नवंबर 1949 को जो है एक्सेप्ट करा गया था अच्छी तरीके से, और वो जो इफेक्ट में थोड़ा लाया गया था प्रोविज़न, और उसके बाद पूरी तरह से 26 जनवरी को लाया गया था। तो ये जो आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू आया था कि नहीं, एक देश जो हमारा आज़ादी के बाद जो बनेगा वो एक किताब जो कि एक अमेरिकन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की तरह चलना चाहिए, कि भाई उसी के बेस पर सारे जो है रूल्स वगैरह जो हैं रेगुलेट होंगे अपने कंट्रीज़ में, या जो सरकारें हैं वो बनेंगी, है ना, या फिर कोई जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जैसे यूपीएससी वगैरह, ये सब जो कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम वगैरह वो भी उसी के तहत होंगे, जितने भी बड़े लेवल पर एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। अब हम कुछ फीचर जान लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से क्या लिया है। लिया तो नहीं कह सकते हैं, कॉपी भी नहीं कहेंगे, इंस्पायर्ड ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि उस समय कई ऐसे देश थे जो विकसित देश थे और उन्होंने अपना पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन उनका था। अब यहाँ पे तो मैंने उन कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं जिनसे हमने कुछ स्पेसिफिक अच्छे फीचर्स उठाए हैं। उसके अलावा हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश सरकार ने जो पहले से ही हमारे इन बना के रखे थे, तो उनसे भी हमने काफ़ी हद तक वहाँ से लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम देखें तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि पोस्ट ऑफ पीएम, मतलब अगर प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा जो है जो मतलब मिनिस्टर्स जो एक साथ आते हैं और उसके बाद वो हेडेड होती है पीएम, और वही अपनी कंट्री चलाते हैं। तो ये हमने फीचर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बाई कैमरल, की भाई गवर्नमेंट जो है दो भागों में बटी होनी चाहिए, राज्यसभा पे अलग होनी चाहिए, लोकसभा पे अलग होनी चाहिए, है ना। उसके बाद लोअर हाउस, मतलब काउंसिल, लोअर हाउस वही लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यसभा आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो ये बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटिश से लिया है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो बंटवारा कर रखा है ना, सेपरेशन ऑफ द, ये जो हमने पार्लियामेंट्री कर रखा है, ये किससे लिया हुआ है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है? सम फीचर ऑफ द बोरोड फ्रॉम द यूएस, या जैसे हमने फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट ऑफ बिल्स बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारे यहाँ के आर्टिकल 12 से लेकर 32 को फंडामेंटल राइट्स बोले जाते हैं, वैसे ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ बिल्स बोलते हैं। अब ये क्या है? इसमें हमारे कुछ वो राइट्स हैं जिनको, जो बेसिक ह्यूमन्स राइट हैं, जो कि हर सिटीजन्स को दिए गए हैं, समाज में दिए गए हैं, जो कि किसी भी आधार पर नहीं छीने जा सकते हैं। वैसे इनमें अमेंडमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये छीने नहीं जा सकते हैं। और हालांकि वो बात अलग है कि इमरजेंसी में इनको छीना जा सकता है, अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हो या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हो। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो हमारा क्या कहता है, लाइफ ऑफ लिबर्टी जो है हमारी, मतलब जीने का अधिकार जो है नहीं छीना जा सकता है, कि कोई ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लगा दी स्टेट ने प्रेसिडेंट द्वारा और हमारी ज़िंदगी को ही छीन ले। तो ये जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर कौन सी कंट्री अब आप कहोगे, तो भैया आप 11th में तो पता ही होगा आपको कि आज का रशिया जो है पहले का यूएसएसआर था। यूएसएसआर में एक, यूएसएसआर पे भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, भाई जो नागरिक है, ज़रूरी नहीं कि अगर हम सरकार उसको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रही है और हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो फिर नागरिक की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि फॉलो करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है कि हमारा 51A में, आर्टिकल 51A में दिया हुआ है कि हमारी कुछ 11 से 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आई थिंक सो, जिसमें कि मान लो कि अब माँ बाप को हमेशा अपने 6ठी तक के बच्चों को, जो 6 साल तक के हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, अपना इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना चाहिए, है ना, और ग्रीनरी को हमें वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हमें सद्भावना बना के रखनी चाहिए, ब्रदरहुड जो है बना के रखना चाहिए दूसरे रिलीजन के पीपल को। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 5 ईयर प्लान आपने सुना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो अपना 5 ईयर प्लान बताती है, तो ये 5 ईयर प्लान भी हमारा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉनकरेंट लिस्ट लिया गया है। कॉनकरेंट लिस्ट क्या होता है? जिस लिस्ट में स्टेट भी काम कर सकती है, मतलब और यूनियन भी काम कर सकते हैं, सेंटर भी काम कर सकती है ना। हम आपको पता होना चाहिए कि हमारे 7 शेड्यूल में जो है 3 चीज़ दे रखी हैं आपको। आपका ये जैसे एक हो गया कि सेंटर जो है अपना कुछ जो है सब्जेक्ट लिस्ट है उन्हीं पर कानून बना सकते हो, उस पर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते, और स्टेट पे जो सब्जेक्ट लिस्ट हैं वो उस पर स्टेट ही बना सकती है, और जो है यूनियन उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन कॉनकरेंट लिस्ट वो होती हैं जो जिन पे दोनों ही सरकारें जो हैं अपनी जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो काम कर सकती हैं। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रेड
ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, राइट टू ये जो ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, जो आपका शायद आर्टिकल 280 में दिया हुआ है शायद, आई थिंक सो, या 270 में। तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और लिया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति कॉमर्स और ट्रेड जो है वो सरकार उसमें कर सकती है। जापान कॉन्स्टिट्यूशन, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है जापान के, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोसीजर स्टेबल बाय लॉ। अब मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ जो है वो एक प्रोसीजर द्वारा फॉलो होगी, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ जो है मुंह उठा के कुछ भी कोई भी ऑफिशियल या फिर कोई अथॉरिटी है वो कह देगी नहीं भाई तुम तो कन्विक्टेड हो, तुमने ये क्राइम करा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई प्रोसीजर जो है फॉलो होता है। तो ये जो प्रोसीजर जो हमने बाय लॉ होता है वो हमने किससे लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वीएमआर क्या हुआ है, वीएमआर एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, भारतीय संविधान, वैसे ही वीएमआर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मैंने ऊपर बताया ना कि फंडामेंटल राइट भी सस्पेंशन हो सकती है आर्टिकल 12 से लेकर 32 के बीच में, लेकिन आर्टिकल 21 का नहीं हो सकता और आर्टिकल 20 का नहीं हो सकता। लेकिन और जो सस्पेंशन हो रहे हैं ना वो सिर्फ इन्हीं की वजह से कि भाई अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी पड़ जाती है और नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इंटरनल एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स को जो है वोलेट करा जाता है। वोलेट मतलब आपका सस्पेंड करा जाता है सरकार द्वारा, अगर अगर सरकार को शक है कि आप या कोई भी नागरिक ऐसा जो है खतरा लगता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये किससे इंस्पायर्ड है, वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो हम फेडरेशन ऑफ द पावर देखते हैं ना कि स्टेट अलग है और यूनियन अलग है ना, यूनियन अलग है स्टेट अलग है। तो ये जो फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर और हमारा बोलते हैं ना कि सेंटर में पावर जिसकी है वही चला सकता है देश को, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ जो हमारा सेपरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, ये जो है हमने कनाडा से लिया है। रेजुडरी पावर विद सेंटर, रेजुडरी पावर भाई कि मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है स्टेट के अंदर। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के बाद आपके डीपीएसपी आता है, आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 50 तक जो है 50 तक जो शायद 51 तक जो है चलता है। और ये क्या है डीपीएसपी कि स्टेट के कुछ काम है, मतलब जो करना चाहिए, मतलब भारत सरकार को करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इन्फोर्सेबल है कि भाई नहीं करो ही, जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है कि भाई हाँ ये नहीं होना चाहिए समाज में, है ना, इन वोलेशन नहीं होना चाहिए, इसको फॉलो करना ही करना है सरकार को फंडामेंटल राइट को। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कि एक डीपीएसपी है आर्टिकल 44, है ना। अब जैसे आर्टिकल 44 अभी मैं क्यों लिया है इसका एग्जांपल, यूसीसी का, ये इतने सालों से था यूसीसी, लेकिन इसको सरकार सोच भी सकती है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। लेकिन अब जो सरकार को जिस समय के साथ से परिस्थिति के हिसाब से लगे वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 44 आपको पता है यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक कोड के अंदर जो है सारे रिलीजन का वो होना चाहिए, है ना। कोई हमारा जैसे अलग वक्फ बना हुआ है मुसलमानों के लिए या फिर हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, तो नहीं, ये एक कोड के अंदर आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं यूसीसी के अंदर है। यूसीसी भी जो है आपका डीपीएसपी है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब डीपीएसपी का मतलब जो स्टेट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो उन पर विचार करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है कि वो करने ही करना है ना। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, है ना, जो आपका इलेक्ट्रोल कोलाज द्वारा होता है वो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, है ना, ये भी आपका जो है आयरलैंड द्वारा लिया गया। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, हम देखते हैं कि सरकार हमारी कोई भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर देती है ना। ये अमेंडमेंट जो कर रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कर रही है, आपका अभी लेटेस्ट 105 आया है, आई थिंक सो कि 104 आया। अब इसमें क्या है, अमेंडमेंट के थ्रू ही जीएसटी आया था, अमेंडमेंट के थ्रू ही आपका वुमेंस को रिज़र्व करी गई थी पार्लियामेंट में, आपकी शायद अराउंड कितनी सीट जो भी है कमेंट में लिखिए आप, है ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये किससे लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि बाय द टाइम अगर हमें कोई नीड हो तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है आर्टिकल 368 के यूज़ करते हुए उस चीज़ को हम अमेंड कर सकते हैं, है ना। कोई लॉ पुराना हो गया है और वो आज के समय में नहीं ठीक बैठ रहा, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोरल कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट fulfill that the promises that the nationalist movement held before the people. The maker of the constitution presented to the nation of a document that enshrined fundamental values and एक minute I have to check something. हाँ, okay. So the maker of the constitution presented to the nation a document that enshrined
fundamental values and highest aspirations shared by the people. This one of the main reason why the Indian constitution has survived till date. एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीता जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होते रहते हैं ना, इस वजह से। तो वही है, और बोला है कि कैसे गवर्न करता है, कैसे सरकारें बनती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज अडॉप्टेड, वही फिर से लाइन जो है दोहरा देना कंक्लूजन में। थर्स वी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न, है ना, अमोंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी दैट आर लीगली इन्फोर्सेबल। अब ये चीज़ जो है आपके आगे है, आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ये आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दूँगा। ऐसे ही मैं डिफरेंट वीडियोज़ लाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर पर बनाने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, जैसे 2.5 घंटे के लोग समझा रहे हैं, इतना मैं नहीं खींचने वाला हूँ। मुझे पता है कि बच्चे आजकल ऐसे हैं कि एक दिन पहले एग्ज़ाम से पहले देखते हैं वीडियो, तो वो भी उनके लिए 2.5 घंटे भी जो है बहुत बड़ी होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगी ये वीडियो, और आपको इसको जो है कमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लगी ये, है ना, समझ आया तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।